Two blocks A and B of the same mass are joined by a light string and placed on a horizontal surface. An external horizontal force P acts on A. The tension in the string is T. The forces of friction acting on A and B are F1 and F2 respectively. The limiting value of F1 and F2 is given to be F0 and the P value of P is gradually increasing. ठीक है, तो पहले हम इस सिस्टम के मोशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे P की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो क्या क्या होगा. ठीक है, तो पहले तो हम इस ब्लॉक की बात करते हैं. इनिशियली इस ब्लॉक में इनिशियली टेंशन ज़ीरो है, मतलब स्ट्रिंग टाइट है लेकिन इतनी ज़्यादा टाइट नहीं है. थोड़ा सा फोर्स अगर हम बढ़ाएंगे तो शायद टेंशन आ जाए. तो इनिशियली टेंशन ज़ीरो है, इनिशियली P की वैल्यू भी ज़ीरो है और फ्रिक्शन जो लग रहा है इस ब्लॉक में, इस एक ब्लॉक में, वो भी इनिशियली ज़ीरो है. ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हम P की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम P की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इस ब्लॉक को पहला फोर्स जो इसके मोशन को रेजिस्ट करेगा वो कौन सा होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स होगा. पीछे की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट करेगा F1. ठीक है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट करेगा. ऑलराइट, और ये कब तक उसे विथस्टैंड कर सकता है. P की वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ रही है, जब तक P की वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है F0, जब तक ये F0 नहीं हो जाता तब तक ये इसे विथस्टैंड कर सकता है. अब जैसे ये F0 से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ये F0 चला जाएगा तो अब फर्दर इसकी वैल्यू तो इंक्रीज़ नहीं हो सकती. इसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी तो इस ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए एक और फोर्स जो एक्ट होगा इसके बाद, दैट विल बी टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग जो है इसके बाद क्या होगा, अभी तक ब्लॉक जो है वो रेस्ट में ही है तो स्ट्रिंग का टाइट होने का सवाल, मतलब इनिशियली स्ट्रिंग इतनी ज़्यादा टाइट नहीं है कि उसमें टेंशन हो, इनिशियली टेंशन ज़ीरो है तो इस ब्लॉक के मूव होने का सवाल ही नहीं पैदा होता. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स है P जो इसे आगे की तरफ खींच रहा है ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है. तो इनिशियली तो फ्रिक्शन फोर्स उसे अपोज कर रहा है, लेकिन जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा उसके बाद यहाँ पे टेंशन लगना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ये तो इस चीज़ का प्रोसेस होगा. अब हम पूरा सिस्टम देखते हैं. अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें, पूरे सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो हम इंटरनल फोर्स क्या शो करेंगे, नहीं शो करेंगे. तो अगर हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो टेंशन को हम शो नहीं करेंगे. पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F2 प्लस F1 प्लस F2 और आगे की तरफ फोर्स लगेगा P. ठीक है, ये सिस्टम कब तक मूव नहीं कर सकता, जब तक P जो है वो F0 से बड़ा ना हो जाए. फॉर P ग्रेटर देन 2 F0 दिस सिस्टम विल मूव. एंड फॉर P लेस देन और इक्वल टू 2 F0 ये जो सिस्टम है पूरा ये रेस्ट में रहेगा, ये पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा. ठीक है, अब ऑप्शन ए, फॉर P लेस देन F0, अगर P F0 से कम है तो टेंशन की वैल्यू ज़ीरो होगी. दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि जब P F0 से कम है टेंशन एक्ट करना स्टार्ट ही नहीं करेगी और टेंशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है. ऑप्शन बी, फॉर P ग्रेटर देन F0 एंड लेस देन 2 F0, जब P की वैल्यू F0 से ज़्यादा है और 2 F0 से कम है, जब ये सिचुएशन है तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी. अब जब ये सिचुएशन आएगी मतलब कि P की वैल्यू F0 से बढ़ने लगेगी तो टेंशन इसको इस तरफ पुल करने लगेगा और टेंशन उसे इस तरफ पुल करेगा तो वो कितना फोर्स लगाएगा, इस साइड टोटल लगने वाला फोर्स हो जाएगा T प्लस F0 और उस डायरेक्शन में टोटल लगने वाला फोर्स हो जाएगा P. तो टेंशन विल बी इक्वल टू P माइनस F0. ठीक है, बिकॉज द ब्लॉक इज नॉट मूविंग. ब्लॉक मूव करना कब स्टार्ट करेगा, ये स्ट्रिंग टॉट है तो अगर ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये ब्लॉक भी मूव करना स्टार्ट करेगा, लेकिन इसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है तो ये इतनी टेंशन में मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा, ये उसे विथस्टैंड कर लेगा. तो इनिशियली जब P की वैल्यू F0 से ज़्यादा हो जाती है लेकिन 2 F0 से कम रहती है तो टेंशन की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, P माइनस F0, क्योंकि अभी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी, फॉर P ग्रेटर देन 2 F0, अब अगर P 2 F0 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, ये सिस्टम मूव करने लग जाएगा. ठीक है, तो ये सिस्टम मूव करने लग जाएगा. इन दैट केस हम टेंशन की वैल्यू निकालते हैं. इनिशियली सिंस द स्ट्रिंग इज टॉट हम पूरे सिस्टम का FBD बना सकते हैं. तो P माइनस 2 F0
is equal to 2ma. So a will be equal to p minus 2f naught divided by 2m. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई. अब हम इस सिस्टम का एफबीडी बनाते हैं. इस सिस्टम को आगे की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है एफ नॉट एंड इट इज मूविंग फॉरवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन ए. तो इसके लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे विल गेट टी माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू एम ए. यहाँ पे 2ma था, 2 ब्लॉक का मास था ma. सो t विल बी इक्वल टू m इंटू p माइनस 2f नॉट डिवाइडेड बाय 2m m इंटू a प्लस एफ नॉट. तो ये बराबर हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, p/2 ये बराबर हो जाएगा p/2 के. माइनस एफ नॉट प्लस एफ नॉट कैंसिल. तो व्हेन फॉर p ग्रेटर देन 2f नॉट टेंशन विल बी p/2. ठीक है. $57th question. Two blocks A and B of equal masses are initially in contact when released from rest on an inclined plane. दोनों का मास बराबर है. ठीक है. The coefficient of friction between the inclined plane and A and B are mu1 and mu2 respectively. इसका है mu1 और इसका है mu2. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों की एफबीडी बनाते हैं. ठीक है. इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg साइन थीटा. ठीक है. पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू mg कॉस थीटा, म्यू1 mg कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में a फोर्स लगेगा नॉर्मल. ठीक है. एंड सपोज इट इज मूविंग डाउन विथ सम एक्सीलरेशन a1. सिमिलरली दूसरे का भी बनाते हैं. नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg साइन थीटा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा n, और इस डायरेक्शन में लगेगा μ2 mg cos थीटा. ठीक है. अब दोनों की इक्वेशन लिखते हैं. पहले की इक्वेशन लिखेंगे तो mg साइन थीटा प्लस n माइनस μ1 mg cos थीटा इज इक्वल टू ma1. एंड सेकेंड की इक्वेशन हो जाएगी mg साइन थीटा माइनस n माइनस μ2 mg cos थीटा विल बी इक्वल टू ma2. ठीक है. ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है. अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्सट्रैक्ट करूँ. आई मीन इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ. तो ये हो जाएगा कितना, 2n, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस μ1 mg cos थीटा माइनस μ1 mg cos थीटा प्लस μ2 mg cos थीटा. will be equal to ma1 minus a2. ma1 minus a2. तो n की वैल्यू हो जाएगी 2n will be equal to μ1 minus μ2 into mg cos थीटा प्लस m into a1 minus a2. ठीक है. ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई. अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए. इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2 द ब्लॉक विल ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट. अगर μ1 μ2 से ज़्यादा है, इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, अगर μ1 μ2 से ज़्यादा है तो क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ जाएगी. अगर μ1 μ2 से ज़्यादा है,
सॉरी, अगर म्यू1 म्यू2 से ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इसका मतलब जो नॉर्मल की वैल्यू है ये कुछ पॉजिटिव आ जाएगी, और अगर नॉर्मल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, दूसरी चीज़ क्या होगा कि A1 A2 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। A1 को अगर आप देखो तो नीचे की तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, और A2 को आप देख रहे हो ऊपर की तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। म्यू1 इज़ ग्रेटर देन म्यू2 ऑल्दो, तो इसमें नॉर्मल की वैल्यू कुछ होगी, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, एंड दैट इज़ वाई अगर ऐसा होगा तो दे विल ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट, मतलब नॉर्मल विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड द ब्लॉक्स विल ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट। ऑप्शन बी, अगर म्यू1 कम है, इफ म्यू1 इज लेस देन म्यू2 द ब्लॉक्स विल स्लाइड डाउन इन डिफरेंट एक्सेलरेशन। अगर म्यू1 म्यू2 से कम है तो ये वाली वैल्यू जो है ये नेगेटिव आ रही है। ऑल्सो दैट ऑप्शन नंबर ए में अगर म्यू1 म्यू2 से ज़्यादा है तो ब्लॉक्स विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट। अगर ब्लॉक्स कॉन्टैक्ट में रहेंगे इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का एक्सेलरेशन हमें बराबर करना पड़ेगा। दोनों का एक्सेलरेशन बराबर करेंगे तो ये जो ये वाली वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। A1 विल बी इक्वल टू A2 इफ़ म्यू1 इज़ ग्रेटर देन म्यू2 एंड A1 इक्वल टू A2। तो n की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, कुछ पॉजिटिव आ रही है, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, एंड इफ़ इट इज़ कमिंग ग्रेटर देन 0 इसका मतलब नॉर्मल प्रेजेंट है, और नॉर्मल प्रेजेंट कब होगा, तभी होगा कि जब वो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। तो ऑप्शन ए सही इसीलिए हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी में अगर म्यू1 म्यू2 से कम है द ब्लॉक्स विल स्लाइड डाउन विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। अगर म्यू1 म्यू2 से कम है और ये दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहे हैं, इसका मतलब नॉर्मल का फोर्स, अगर म्यू1 म्यू2 से कम है, म्यू1 इज लेस देन म्यू2, तो दिस फोर्स विल बी लेस देन दिस फोर्स। ये वाला जो फोर्स है वो इस फोर्स से कम हो जाएगा। इसका मतलब इस नॉर्मल की वैल्यू 0 हम मान के चलते कि नॉर्मल एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला फोर्स इस फोर्स से कम हो जाएगा, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये ज़्यादा होगा और इसका एक्सेलरेशन कम होगा। इन दैट केस A1 विल बी ग्रेटर देन A2। इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और इसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा कि अगर म्यू1 म्यू2 से कम है, मोर ओवर ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो नॉर्मल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इफ म्यू1 इज लेस देन म्यू2 द ब्लॉक्स विल स्लाइड डाउन विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। इट विल स्लाइड डाउन विद A1 एंड इट विल स्लाइड डाउन विद A2, एंड क्लियरली A1 विल बी, म्यू1 कम है तो A1 विल बी ग्रेटर देन A2 सेकेंड केस में। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी, इफ म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, अगर म्यू1 म्यू2 से ज़्यादा है, इफ म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2, here the block will have a common acceleration of half mu1 plus mu2 g sin theta। अगर इस केस में हमें ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है तो इस केस में एक सिस्टम ही बन जाएगा, उस सिस्टम का FBD बनाते हैं। ये सिस्टम बन गया, आगे की तरफ फोर्स लगेगा 2mg sin थीटा, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा mu1 प्लस mu2 इंटू 2mg cos थीटा, and it is moving downward with some acceleration a। तो a will be equal to 2g sin theta, मतलब फोर्स इज इक्वल टू ma, तो ये हो जाएगा 2mg sin theta माइनस mu1 प्लस mu2 2g cos थीटा इंटू m, और ये mm से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इसका इसके बराबर आ रहा है, और यहाँ पे दे रखा है हाफ mu1 प्लस mu2। नो दैट इज नॉट करेक्ट, एक्सेलरेशन इसके बराबर आ रहा है। डी में भी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, इफ म्यू1 इज लेस देन म्यू2 द ब्लॉक्स विल हैव अ कॉमन एक्सेलरेशन, वो भी गलत है क्योंकि ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन ये होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ओके, the spring balance A reads 2 kg with a block M suspended from it. A balance B reads 5 kg when a beaker filled with liquid is put on the pan of the balance। जब ये स्प्रिंग बैलेंस, जब इसमें हम M मास को हैंग कर देते हैं, ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, और जब हम इसमें सिंपल M मास को हैंग कर देते हैं तो ये रीड करता है 2 kg। इसका मतलब M जो है वो 2 kg के बराबर है, ठीक है। And a balance B reads 5 kg when a beaker filled with liquid is put on the pan of the balance। ये बैलेंस है, अगर हमने सिंपल एक बीकर रख दिया जिसमें पानी है तो ये जो बैलेंस है ये रीड करता है 5 kg। इसका मतलब मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5 kg, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होता है।
The two balances are now as so arranged that the hanging mass is inside the liquid as shown in the figure. अब इन्होंने क्या किया, इस अरेंजमेंट को कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है. नाउ ऑप्शन ए, द बैलेंस ए विल रीड मोर देन 2 kg. तो हम बी बैलेंस पे एक बार देखते हैं कि क्या रीड करेगा. इनिशियली क्या हो रहा था, नीचे mg आ रहा था और ऊपर लग रहा था kx स्प्रिंग का फोर्स, या लेट्स से स्प्रिंग का फोर्स kx लग रहा था, ठीक है. एक्चुअली स्प्रिंग यहाँ तक होती है और यहाँ पे टेंशन होती है, तो आप इसे टेंशन लिख सकते हो. टेंशन लग रहा था, तो टेंशन इक्वल टू mg के बराबर था एंड मास जो था वो t/g था, t/g विच वॉज इक्वल टू 2 kg, मतलब मास 2 kg था इनिशियली. बाद में जब इसे सबमर्ज कर दिया तो इसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो गया और वो फोर्स ऊपर की तरफ ऐड हुआ. कितना फोर्स ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा, बायोएंट फोर्स Fb. लिक्विड इस बॉक्स में इस ब्लॉक में ऊपर की तरफ कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, बायोएंट फोर्स. तो उससे क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ कम होगी या ज़्यादा होगी, स्प्रिंग की लेंथ और भी कम हो जाएगी. तो इन दैट केस टेंशन की वैल्यू और भी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी सिस्टम अभी भी बैलेंस्ड है. अगर ये ब्लॉक अभी भी बैलेंस्ड है तो Fb प्लस T विल बी इक्वल टू mg. सो T विल बी इक्वल टू mg माइनस Fb एंड रीडिंग विल बी इक्वल टू g by m. रीडिंग विल बी इक्वल टू mg माइनस Fb डिवाइडेड बाय g. रीडिंग इसके बराबर आ जाएगी. स्प्रिंग बैलेंस में पता है ना ये चीज़ की, स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है, T/g. स्प्रिंग बैलेंस T/g रीड करता है, ठीक है. तो रीडिंग जो है वो mg माइनस Fb/g हो जाएगा, मतलब m माइनस F बायोएंट बाय g, दैट इज 2 माइनस Fb/g. इसका मतलब कि अब रीडिंग इसकी ज़्यादा नहीं होगी, अब रीडिंग इसकी कम हो जाएगी. तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है, ठीक है. ऑप्शन बी, द बैलेंस बी विल रीड मोर देन 5 kg. अब बैलेंस बी की अगर हम बात करें तो बी में इनिशियली नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था mg और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था नॉर्मल. ये नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी रीड करता है, तो इसने रीड कर लिया m, ठीक है. बाद में क्या हुआ, इसको नीचे की तरफ एक और फोर्स लग गया, दैट इज इक्वल टू Fb. अब अगर वाटर या कोई भी लिक्विड उस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ Fb फोर्स लगा रहा है, कुछ बायोएंट फोर्स लगा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इसको भी नीचे की तरफ उतना ही ऑपोजिट फोर्स लगेगा. तो नई रीडिंग इसकी कितनी हो जाएगी, Fb, इसकी नई रीडिंग हो जाएगी Fb प्लस mg इज इक्वल टू n एंड इट विल रीड n बाय g divided by g. So it will read m plus Fb by g. This will be equal to a reading, new reading. मतलब कि 5 plus Fb by g. तो ये पुरानी रीडिंग से ज़्यादा रीड करेगा. तो इसमें क्या लिखा है, द बैलेंस B will read more than 5 kg. That is correct. C option, the balance A will read less than 2 kg and B will read more. हाँ करेक्ट है, A less than 2 kg रीड कर रहा है, 2 माइनस Fb/g रीड कर रहा है, और B इज रीडिंग मोर देन 5 kg. तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी, द बैलेंस A एंड B विल रीड 2 kg. नो. सो ऑप्शन B एंड C दे बोथ आर करेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59. A body floats in a liquid contained in a beaker. If the whole system as shown in the figure falls freely under gravity, then the upthrust on the body due to liquid will be equal to how much? अब सेंटेंस 1 में क्या दे रखा है, अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड कंटेन्ड इन अ बीकर. मतलब बॉडी जो है वो फ्लोट कर रही है. फ्लोट कर रही है इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है. इसका मतलब ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड बॉडी को फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, और नीचे की तरफ इसको फोर्स लग रहा है mg. एंड इफ इट इज फ्लोटिंग, अगर ये फ्लोट कर रही है, ये नीचे नहीं जा रही है, इसका मतलब जो mg फोर्स है उसको कोई फोर्स काउंटर कर रहा है.
ठीक है, तभी तो वो फ्लोट कर रही है, नीचे नहीं जा रही है। इसका मतलब ये सारे जो फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ mg हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप ऐसा बोल दो कि ये बॉडी है, नीचे की तरफ इसको फोर्स लग रहा है mg, और ऊपर की तरफ जो इसको फोर्स लग रहा है F बायो एंड दैट इज इक्वल टू mg, Fb इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया है, इफ द होल सिस्टम एज शोन इन द फिगर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू लिक्विड। अब ये पूरा सिस्टम इन्होंने क्या कर दिया, ये पूरा सिस्टम जो है ये नीचे की तरफ विथ g एक्सेलरेशन, विथ सम एक्सेलरेशन g इट स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब अगर ये सिस्टम पूरा g एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, हम इस तरीके से इसे देखते हैं कि ये तो कोई दो ब्लॉक का सिस्टम है। ठीक है, ये है मास m1 और ये है मास m2, और ये आगे की तरफ कुछ एक्सेलरेशन a से जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या नॉर्मल फोर्स में चेंज आएगा? नहीं आएगा। मतलब कि इन दिस केस इनके बीच का जो इंटरनल mg और fb, ये जो fb फोर्स है ये तो सारे इंटरनल फोर्सेस रहेंगे, तो इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए, if the whole system as shown in the figure falls freely under gravity then the upthrust on the body due to liquid is A0, no, equal to the weight of the liquid displaced, correct, it will be equal to the weight of the liquid। ये FB जो है वो रो VG के बराबर आता है, जिसमें जो वॉल्यूम है वो इतने का हम वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, एंड रो इज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और वॉल्यूम जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, this will be mass of the liquid displaced into g, so this is equal to weight of the liquid displaced, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, equal to the weight of the body in air, what is actually the weight of the body in air, कोई भी बॉडी को एयर में रहेगी वो, तो उसका वेट mg के बराबर होगा, एंड दिस fb is equal to mg, so option c will also be correct। option d, equal to the weight of the body equal to the weight of the immersed portion of the body, no, it will not be equal to the weight, it will be equal to the weight of whole body। okay।